नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मैं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इस्टवाल। जो कल अनाउंसमेंट किया गया एक स्टिमुलस इकोनॉमिक पैकेज का 20 लाख करोड़, उसमें वो रकम दी गई है और उसकी जो डिटेल्स है वो आज वित्त मंत्री बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया अलग अलग सेक्टर्स को, और उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट भारत की बात की है, यानी आत्मनिर्भर भारत की बात की है। और ये अलग अलग क्षेत्रों में इस पैसे को बांटा जाएगा, लेकिन वो डिटेल्स अभी आनी बाकी है। वित्त मंत्री इसको आज बताने जा रहे हैं। और 17 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन जारी रहेगा, ये भी साफ कर दिया गया है, लेकिन नए रंग और रूप के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात देश को संबोधित करते हुए ये कहा। साथ में 20 लाख के पैकेज का ऐलान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है और आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हैं अखिलेश शर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश, हालांकि लॉकडाउन 4.0 एक बड़ी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी हमें कुछ आदत सी हो गई है। लॉकडाउन चल रहा है और हम उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कल का भाषण रहा, मेरे ख्याल से उसमें इकोनॉमिक पैकेज ज्यादा लोगों को उसका प्रभाव पड़ा होगा। आपको क्या लगता है, कौन से ऐसी अहम मुद्दे होंगे जिस पर ये इकोनॉमिक पैकेज फोकस करेगा? देखिए, पीएम ने खुद ये कहा है अंजलि कि सभी क्षेत्रों के लिए ये पैकेज दिया जा रहा है, वो चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे मिडिल क्लास के लिए हो, चाहे फार्मर्स के लिए हो, चाहे एमएसएमई में लगे लोग हों या रेहड़ी पटरी वाले हों, यहां तक सभी के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ न कुछ दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यही है सबके सामने कि किस शक्ल में ये होगा, क्योंकि कल जब पीएम मोदी ने कहा कि ये इस तरह का 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है, और अगर हम बाकी देशों से तुलना करें अंजलि, तो हम पाएंगे कि हम 5वें या 6ठे नंबर पर खड़े हैं जिन्होंने कि कोरोना संकट के बाद इतना बड़ा जीडीपी का अपना हिस्सा पैकेज के रूप में दिया हो। बल्कि हम ये कहेंगे कि कई ऐसे देश जो कि कोरोना से अधिक प्रभावित है, चीन है, स्पेन है, इटली है, इससे भी कहीं अधिक हमने अपनी जीडीपी का हिस्सा इस पैकेज में दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो दूसरी बात है कि आरबीआई ने अभी तक मान करके चला जाए कि कम से कम 8 लाख करोड़ का अलग अलग जो है पैकेज एक तरह से दिया है, स्टिमुलस दिया है, तो वो भी इसमें शामिल है। दूसरी बात यह कि 1,70,000
करोड़ का सरकार की ओर से फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। तो ये दोनों अगर हम मिला देते हैं तो करीब 4.8% जीडीपी का ये जो पैकेज है ये पहले ही दिया जा चुका है। तो यानी अब जो बचता है वो करीब 5.2% बचता है, जो कि करीब 10 लाख करोड़ के करीब बैठता है। तो इसमें हम ये देखना होगा कि किस शक्ल में होगा। हम एक बड़ा आंकड़ा एक और जो दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे वो ये है कि सरकार ने जो है अपना बोरोइंग जो है मार्केट बोरोइंग वो करीब 5 लाख करोड़ पे बढ़ाई है। तो हम ये मानकर के अब चल सकते हैं कि इतना ही पैसा जो है वो लोगों के हाथों में जाएगा, और ये भी एक कोई कम अमाउंट नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी रकम होगी जो लोगों के हाथों में जाएगी। लेकिन अब इसकी जो डिफरेंट सेक्टर्स में अलॉटमेंट है उसके बारे में हमको इंतजार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया गया कि आज किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया जा रहा है। और जो दूसरा अहम हिस्सा है इस पैकेज का वो है रिफॉर्म्स का। उन्होंने कहा है कि लेबर, लैंड, लॉ और साथ ही लिक्विडिटी, ये 4 चीजों पर जो है रिफॉर्म करने की बात कही गई है। हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा लैंड पूल है जो कि बरसों से हम कह सकते हैं कि वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर बाहर से हमको निवेशकों को लाना है तो हमको ये जमीन सस्ते दाम पर या कहें कि मुफ्त में आपको उपलब्ध करानी होगी, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। इसके साथ साथ लेबर रिफॉर्म्स की बात भी शुरू हो चुकी है कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में हमने देखा है कि जहां पर लेबर लॉज में बड़े पैमाने पर चेंज किए गए हैं। इसके साथ साथ लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो आरबीआई लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा हिस्सा है रिफॉर्म्स का जो जिसके बारे में चर्चा होनी जरूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ हिमांशु शेखर भी हैं। कुछ अहम बिंदुओं को अखिलेश ने छुआ है और उन्हीं बिंदुओं से आगे हिमांशु मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये पहले ही जो पॉइंट्स, जो अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं उसमें आरबीआई के अनाउंसमेंट्स हैं 5.25 से 6 लाख करोड़ अगर मैं गलत नहीं हूं, और 1.25 लाख करोड़ का वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से। तो यानी जो बचता है एक तो उसका अब उस पर फोकस रहेगा, और जो पहले अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें कितना आगे हम बढ़ गए हैं। एक इसमें अहम बात यह है कि क्या ये किस तौर पर दिया जाएगा, क्या ये जो उद्योग है, एमएसएमईज हैं, उनको एक ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बैंक गारंटी, टैक्स रिबेट, रीफाइनेंस फैसिलिटीज इस तरीके से दिया जाने वाला है, या किस तरीके से ये पैकेज होगा, इस पर नजर रहेगी, किन सेक्टर्स पे होगा? निश्चित तौर पर, और लघु और मध्यम उद्योग की तरफ से ये पहला जो रिएक्शन आया प्रधानमंत्री के पैकेज पर, उसमें ये कहा गया है कि हम बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं कि एक बड़ी पहल शुरू की जा रही है, लेकिन हमारी बहुत स्पेसिफिक मांगे भी हैं। और लघु उद्योगों की तरफ से ये कहा गया है कि करीब 8 से 10 करोड़ ऐसे वर्कर हैं जो छोटे और लघु उद्योगों में काम करते थे, जिनको अप्रैल की सैलरी भी नहीं दे पाए उनके मालिक, क्योंकि फैक्ट्रियां खुल नहीं पा रही हैं, बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा है, उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए। और वो ये चाहते हैं कि सरकार वहन करे जो इन 8-10 करोड़ वर्करों की जो सैलरी है अप्रैल की, वो सरकार को पे करना चाहिए। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बैंक जो है वो लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं पैसा देने पे, क्योंकि एक आर्थिक संकट के दौर में बैंक्स पहले ही एक एनपीएस के एक संकट से गुजर चुके हैं और मौजूदा परिस्थिति में वो लेंडिंग करने से डर रहे हैं। इसलिए एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाई जाए। फिक्की ने कहा है 4.5 लाख करोड़ के एक फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत है अर्थव्यवस्था को, और हर सेक्टर को की अपनी नीड से एक लंबी सूची है सरकार के सामने, बड़े उद्योगों की तरफ से, छोटे उद्योगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी तरफ से। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से बैलेंस करती हैं वित्त मंत्री जब वो एक पैकेज को फाइनलाइज करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस संकट को दूर करने के लिए कितना प्रभावी तरीके से पैकेज को डिजाइन किया जाता है, इस पर जरूर सबकी नजर होगी। शशांक जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहम ये हो जाता है कि वित्त मंत्री क्या कहती हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ एक नंबर है, लेकिन वो कितना कहाँ जाता है और कैसे जाता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक सवाल अगर मैं अखिलेश से बस संक्षेप में पूछ सकूं। अखिलेश, ये भारत, जैसे कल आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि केंद्र के पास भी पैसा तो है नहीं, तो ये जो पैसा है जो अब आप कह रहे हैं कि 5.25% अभी भी जो जीडीपी का है वो देना होगा, तो ये पैसा कहां से केंद्र करेगा?
जैसा मैंने कहा है, आरबीआई ने कहा है कि अपनी जो मार्केट बोरोइंग है वो बढ़ा रहे हैं। जो बजट 20-21 में जो एस्टीमेट था उसको उन्होंने बढ़ाया है, तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए वो उधार लेने जा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का स्पेस है उसको बढ़ाने की भी बात अब की जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 सुझाव आए हैं सरकार के लिए, सरकार के सामने, एक तो यह है कि या तो वो करेंसी को प्रिंट करे या दूसरा जो है कि बोरोइंग अपनी बढ़ाए। तो हमने देखा है कि उन्होंने इस दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये करीब अगर 5 लाख करोड़ रुपए भी अगर आप देख रहे हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ी रकम इस लिहाज से सरकार के सामने नहीं है और इसका इंतजाम वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये मान करके चलना होगा कि जल्दी ही इसकी जब डिटेल्स आएंगी तो इस बारे में तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये रकम जो है सरकार के लिए मुहैया करा पाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बिल्कुल सही है। पैसा शायद लाना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना पैसा सही लोगों को देना और सही जगह तक पहुंचाना ज्यादा बड़ी चुनौती रहेगी वित्त मंत्री के लिए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान हुआ है, बताया गया है कि 20 लाख करोड़ इकोनॉमी में डाले जाएंगे, लेकिन उधर प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें यह लगता है कि इसका उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन से कोई प्रभावित है तो वो यही मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं या काम की तलाश के लिए जाते हैं। और कल प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उससे उनको कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और उसमें खास तौर पर मजदूरों के लिए बात कही है, तो उससे आप लोगों को उम्मीद है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है। ये तो हमेशा घोषणा होता रहता है और मजदूरों तक कहाँ आता है। मजदूरों तक कुछ नहीं मिलता है। अगर मजदूरों को भोजन पानी मिलता रहता जहाँ पर जो थे क्वारंटाइन हाल में, तो हम लोग कहाँ भाग भाग के पैदा लाते हैं। आज भी लाइव पर चैनल पे देखे ऐलान किए हैं, लेकिन इसका भी फायदा नहीं मिलने वाला है। हम लोग घर जाना चाहते हैं, साथी भी है, अगर ट्रेन चलाना है तो चलाएं, नहीं तो हम लोग पैदल यहाँ से जाएंगे। मरेंगे तो घर पे ही मरेंगे, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है। कि घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने, उससे कितना खुश हैं आप, ये बताइए। खुश का भाई, अब काम ही नहीं चल रहे तो खुश का होंगे। अब मेहनत मजदूरी करे वाले आदमी हैं, न रोजी रोजगार मिल रहा है, न तो काम धंधा चल रहा है, तो खाएंगे का? उससे बढ़िया गाँव ही में जाके अपन खाएंगे, कुछ कमाएंगे, खेती खार कमाएंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जो पैकेज की घोषणा की है, जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है, इससे आप लोगों का बड़ा फायदा होगा। फायदा का होगा? राशन नहीं मिल रहा था, वहाँ थे 2-3 जगह आधार कार्ड मांगे, न तो कहीं चावल भी नहीं मिला है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक सीधा सा सवाल इसमें आता है कि अभी तक तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कल कोई जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन आज क्या नजर रहने वाली है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि क्या इन प्रवासी मजदूरों का, इन मजदूरों का, जो कि पिछले 50 दिनों में बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कि इस पैकेज में उनके लिए क्या है, लेकिन ये मजदूर तो कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं है। बिल्कुल शशांक, अगर अभी भी बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर, गाजियाबाद एक्सप्रेस वे पे आपको ये मजदूर चलते हुए मिल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब ये हुआ कि 8 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा राष्ट्र को, तो हम लोगों ने बात की मजदूरों से और पूछा कि आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। सबका यही कहना था कि हमें घर जाना है। उदाहरण के तौर पर भले ही श्रमिक ट्रेन चल रही हो, लेकिन उनकी मात्रा अभी भी बहुत कम है और जो लोग रैन बसेरों में है वहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये यहाँ पर मजदूर है कि अभी भी जो 90% है वो कवर्ड नहीं है। आप सोचिए, जो ट्रेन चलाई जा रही है, जो कल से शुरू हुई है, उसमें सिर्फ एसी टिकटों की बुकिंग हो रही है और एसी टिकट, एक पटना तक की एसी टिकट लगभग 1500 रुपए की है।
तो कल रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसे मजदूर मिले शशांक जो कि उधार लेकर के लोगों से एजेंट के थ्रू 5,000 रुपए 6,000 रुपए उधार लेकर के टिकट बुक करा के वापस जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं उन्होंने बोला कि हमें उधार भी नहीं मिला और हम टिकट बुक नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास ना इंटरनेट है ना ही मोबाइल है। तो ये लोग बड़ा उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद जो है वो उनका यही कहना है कि हमें जो जनरल बोगी है स्लीपर है उसको खोल दिया जाए और विंडो से हम टिकट लेके जैसे हम आते थे वैसे चले जाएंगे, टॉयलेट में बैठ के चले जाएंगे, पर हमें वापस जाना है। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि उनके अपने घर जाना है वापस। और उनका ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात आती है, जो 500 रुपए दिए जा रहे थे वो उन लोगों को मिले जो रजिस्टर्ड हैं। ऐसे करोड़ों और बहुत बड़ा तबका है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए जो कि साइट्स पे काम करते हैं, मानेसर में जो कंपनियों में काम करते हैं, साहिबाबाद में जो एमएसएमई सेक्टर में छोटे मजदूर काम करते हैं जो कि बोझ उठाते हैं, वो सब रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। तो फिलहाल अब देखना होगा अगर कोई निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके लिए स्पेसिफिक पैकेज का ऐलान करती हैं और अगर कोई कैश में इनको पैसे मिल रहे हैं तो वो कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि ऐलान तो पहले पिछली बार भी हुआ था सरकार की, अपने आंकड़ों में सरकार बोलती हुई कि हमने 500 रुपए दिए हैं, लेकिन वो 500 रुपए सब तक नहीं पहुंचते। और 500 रुपए क्या काफी है? जिस तरीके की महंगाई है और जिस तरीके से इस समय जो स्थिति, तो क्या 500 रुपए परिवार के लिए काफी है? तो ये भी देखना होगा। फिलहाल थोड़ा सा ये मजदूर मायूस है और सबकी कल से यही मांग है और अब भी यही चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से घर पहुंचा दिया जाए। वो अब इन बड़े शहरों में नहीं रहना चाहते हैं। शशांक, बिल्कुल, तो यहाँ शायद एक अहम चीज़ ये भी हो जाती है कि मजदूर मालिक आखिर यहाँ पर किस तरह का रिश्ता रखते हैं, वो बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि अगर पैकेज आता है, पैसा आता है, तो क्या ये मजदूरों तक पहुंचता है कि नहीं, ये बहुत अहम हो जाता है। सौरभ, संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, जो ज़्यादातर मजदूर जो दिल्ली छोड़ने में लगे हुए हैं, आपने कहा कि कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, एमएसएमईज में काम कर रहे हैं। क्या ऐसे मजदूरों की कोई लिखा पढ़ी हुई होती है? क्या इनका कोई खाता होता है? क्या इनका कोई ऐसा ऑफिशियल एग्जिस्टेंस होने का कोई प्रमाण होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। देखिए, जो छोटे उद्योग, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले लें, चांदनी चौक में आप देखते हैं जाकर के बहुत सारे लोग सामान ढोने का काम करते हैं जो कि दुकानें तो पहुंचाते हैं। इनसे बात हुई थी, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ के पास जनधन अकाउंट है, लेकिन जो कैश बेनिफिट मिलता है उन योजनाओं में ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करते हैं अपने गांव से दूर। तो अगर उनके पास जो कुछ है भी वो गांव का है, उनका पता या आधार कार्ड है वो गांव का है, बिहार का है या पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई दिल्ली में स्कीम आती है तो दिल्ली की स्कीम का, किसी स्कीम का फायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बोला कि हम राशन देंगे, उसके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब उन्होंने रजिस्टर किया तो जो कोशिश की तो वेबसाइट क्रैश हो गई, कूपन मिला तो नंबर 20 दिन बाद का मिल रहा है उन्हें। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रवासी मजदूर है। सौरभ, आज तक कोई आपको मिला ऐसा जिसको मिले हो ये 5,000 रुपए? जी अंजलि, कुछ मिले हैं, कुछ लोग मिले, लेकिन वो जो जितना बड़ा तबका है उसमें से वो सिर्फ 5 से 6% लोग जिनको मिले हैं। अगर आप देखेंगे जो मजदूर सड़क पर जा रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं अगर हम लोग जाकर के कि आपको कोई पैसा मिला है, बोलते हैं हमें कोई पैसा नहीं मिला है। तो वही बात है कि जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर मिल रहा है वो उन लोगों को मिल रहा है जो रजिस्टर्ड है, और वो इनका पोर्शन है, जो इनका रेशियो में वो बहुत कम है, और बहुत ज्यादा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि पूरी तरीके से अपने मालिक पर डिपेंड करते हैं, जिनको सामान ढोने का 300 रुपए 400 रुपए मिलता है और वहीं बाहर ठेली पर ही सो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है। जी बिल्कुल, तो बहुत चिंता वाली बात है आप जो सबके सामने जाहिर कर रहे हैं। अगर मजदूरों तक ये पैसा जो 20 लाख करोड़ का कुछ हिस्सा नहीं पहुंचता है तो फिर ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि जो अभी कुछ दिन पहले एक पूर्वा ने रिपोर्ट भेजी थी, उसमें जिस तरीके से मजदूर कह रहे थे कि अब हमें वापस नहीं आना, हमें एक बार किसी तरह गांव पहुंच जाए। जो सौरभ भी बात बता रहे हैं वो कुछ इसी तरीके की बात बता रहे हैं कि हमें बस गांव पहुंच जाए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। शुक्रिया सौरभ। और अब बात करते हैं हमारी टॉप 5 न्यूज की, जिसमें हम 5 खबरें जो आज की बड़ी खबरें हो सकती हैं उन खबरों का एक पोल करवाते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जाकर आप इस पोल का हिस्सा हो सकते हैं और अपनी चुनिंदा खबर के लिए वोट कर सकते हैं। पहली खबर इस क्रम में, इकोनॉमी बूस्टर बनेगा 20 लाख करोड़ का पैकेज। दूसरे नंबर पर, पैकेज से नाउम्मीद मजदूर बोले खाना भी नसीब नहीं। तीसरी खबर जो इस पे आप वोट कर सकते हैं वो है कि मुख्यमंत्री की सलाह से तय होंगे लॉकडाउन 4 के नियम। और चौथी खबर, 16 मई से वंदे भारत
पार्ट 2, 31 देशों से लौटेंगे कई भारतीय। और आखिरी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो चाइना के वुहान से है, जहां 1 करोड़ 10 लाख की आबादी का एक बार फिर से कोरोना टेस्ट होने जा रहा है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और अपनी पसंदीदा खबर के लिए वोट करें।